हिमांशी चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं आदिवासी भारत से सप्ताह भर की जरूरी खबरें लेकर। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में युद्ध अभ्यास क्षेत्र बनाने से संबंधित लंबित प्रस्ताव से। इसके बाद धर्मांतरित आदिवासियों के साथ हुए अत्याचार की खबर होगी। साथ ही आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की खस्ता हालत को लेकर चर्चा करेंगे और त्रिपुरा सीमा पर जबरदस्त प्रदर्शन के साथ साथ अलगाववादियों के आत्मसमर्पण की भी खबर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। आदिवासी समुदाय का घर कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ का जंगल अब भारतीय सेना के युद्ध अभ्यास का नया क्षेत्र बनने जा रहा है। अबूझमाड़ का यह घना जंगल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच फैला हुआ है और ब्रिटिश काल से इसका विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है। यह जंगल माओवादियों का गढ़ माना जाता है और पिछले कुछ महीनों में यहाँ माओवादियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ 54,543 हेक्टेयर भूमि पर सेना का अभ्यास क्षेत्र प्रस्तावित है। नारायणपुर जिला प्रशासन के आंतरिक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है कि इस क्षेत्र में 52 गांव हैं जिनमें करीब 10,000 लोग रहते हैं। इस प्रस्ताव पर काम करने के लिए इन सभी गांवों को खाली करना होगा। सेना का यह अभ्यास क्षेत्र नारायणपुर जिले के कोहकामेटा तहसील के 13 ग्राम पंचायतों को कवर करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह इलाका माओवादियों के प्रभाव में है और कई गांवों का अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है, जिसके लिए सरकार से पुलिस, ड्रोन और वन विभाग के अधिकारियों की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने 7 अगस्त को जिला कलेक्टर को ओरछा तहसील के सोनपुर गरपा क्षेत्र के अबूझमाड़ जंगल में सेना के युद्धाभ्यास रेंज की स्थापना के संबंध में पत्र लिखा था। इसमें 2017 और 2021 के पिछले पत्रों का हवाला देते हुए कलेक्टर से सेना के युद्धाभ्यास रेंज के बारे में तुरंत जानकारी भेजने का अनुरोध किया गया। प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 52 गांवों को खाली करना है उनमें 2,417 परिवार रहते हैं। यहाँ 4,834 हेक्टेयर कृषि भूमि और 97 हेक्टेयर आवासीय भूमि है और इस पूरे क्षेत्र का मुआवजा करीब 70 करोड़ रुपए आंका गया है। सेना का कहना है कि इस रेंज में उनके जवानों को अच्छे तरीके से युद्धाभ्यास करने का मौका मिलेगा, तो पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे माओवादियों पर दबाव बनाया जा सकेगा। अब बात छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में धर्मांतरण के कारण शुरू हुए विवाद की, जो मारपीट तक पहुंच गया। यह मामला कौशलनार गांव का है, जहां आदिवासी समाज ने ईसाई लोगों को एक शव नहीं दफनाने दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि ईसाई समुदाय के लोगों को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जानकारी के अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वाले सुकालू लेकमी नामक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजन शव को दफनाने के लिए गाँव ले गए थे। इसी दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने इसका विरोध करते हुए शव को गांव में दफनाने से इनकार कर दिया। दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ गया कि आदिवासी समाज के लोगों ने ईसाई धर्म मानने वालों पर हमला कर दिया। इस मारपीट में महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद ईसाई समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई न करके केवल धक्का मुक्की का ही केस दर्ज किया है। ईसाई समाज ने धरना प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। इस पूरी घटना पर आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि धर्मांतरण से उनकी संस्कृति खतरे में है। वहीं ईसाई समुदाय इसे अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बता रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अब बलरामपुर से आई एक चिंतनीय खबर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर इलाके में 12 दिनों के भीतर खून की कमी से पन्नो जनजाति के 5 लोगों की मौत हो गई है। पीवीटीजी समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष उदय पन्नो ने सरगुजा के डिविजनल कमिश्नर को पत्र लिखकर मामले की जांच और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनजाति के विकास के लिए सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित हैं, लेकिन असल में स्थानीय स्थिति यह है कि लोग खून की कमी, बुखार, टीबी और प्रसव के कारण मर रहे हैं। बलरामपुर जिले के कलेक्टर रिमिजियस एका ने बताया कि इस घटना की जांच का जिम्मा एसडीएम, तहसीलदार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मौत का सही कारण जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। उन्होंने पूरी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खून की कमी से मरने वाले लोगों के नाम किस्मतिया पंडो, कलावती पंडो, फूलकुबर पंडो, राम बसावन पंडो और सुरेंद्र पंडो बताए गए हैं। इस मामले पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ उदय पंडो मौजूद हैं। उदय जी, यह पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये 5 पंडो समाज के जो
परिवार हैं, अलग अलग बीमारियों से मौत हुआ है 2 सप्ताह पहले। जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बलरामपुर, ब्लॉक रामचंद्र, ग्राम तारकेश्वरपुर, वहाँ की एक किस्मतिया पंडो, पति रामदेव पंडो, उम्र लगभग वही 32 के लगभग की थी। ये गर्भवती थी और अपंग भी थी। इनका प्रसव पीड़ा हुआ। इसके बाद गांव के जो ये कार्यकर्ता होती हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उनके परामर्श में गए। वो लगभग 7, 7:30 बजे रेफर किए। वहां से डिंडो लगभग 2, 4 किलोमीटर दूरी है। वहां जाने के बाद किस्मतिया पंडो को वहां का चिकित्सक लगभग 5 घंटा रख लिए। इसके बाद उन्हें रेफर किया गया। वाड़फ नगर वहां से लगभग 50, 60 किलोमीटर की दूरी है। वहां कुछ समय रखकर उनको रेफर किया गया मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के लिए। यहाँ आने के बाद उनका स्थिति बहुत गंभीर हो गया था। बच्चा लगभग पेट में ही मर चुका था। और दूसरी जो कलावती पंडो है, ये भी गर्भवती थी। और 11 बजे रात में 31 अगस्त 2024 को 11-12 बजे 102 एक हेल्पलाइन नंबर है, महतारी एक्सप्रेस, संपर्क किया गया। सुविधा नहीं मिल पाया। फिर 5 बजे सुबह भोर में अपने सुविधा से सनावल अस्पताल ले गया गया। वहां से 1 घंटे रहकर वाड़फ नगर रेफर किया गया। वाड़फ नगर में इनको लगभग 4, 5 घंटा रख लिया गया और वहीं पे उनका दम टूट गया। जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। और बाकी काफियाथर का एक बसावन पंडो है, वो बिल्कुल उनका शरीर में खून कम था, कुपोषित थे, बुखार उखार आ रहा था, टीबी का पूरा लक्षण थे। अवनभिता के कारण वो इलाज नहीं करा पा रहे थे। उनको गांव वाले सहयोग किए, मुझ तक बताए। उनको एम्बुलेंस की सहायता से वाड़फ नगर ले आया गया। उनको 2 बजे रात में वहां ही पे मृत्यु हो गई। और एक सुरेंद्र पंडो थे, 23 वर्षीय थे, ना शादीशुदा नहीं थी, नहीं हुए थे उनके। उनका भी शरीर कम से कम 2, 3 महीने पहले एडमिट था, 2 ग्राम खून था। इसके बाद 2 यूनिट ब्लड चढ़ाए गए थे। फिर इसके बाद घर चले गए थे। फिर बताया जा रहा था कि उनका फिर से खून की कमी है और घर पर ही उनका मौत हो गया था। फूल कुंवर पंडो, उनका टीबी का दवाई चल रहा था, लेकिन जो शासन का जो पोषक तत्व और कई आहार निःशुल्क रूप से दिए जाते हैं, उन्हें आज बातचीत किया गया। उनके परिजन बोले कि कोई वैसा नहीं दिया जा रहा है और उनका कोई परामर्श भी नहीं मिल पा रहा था, फ्लॉप नहीं हो रहा था। जो वहाँ के मैदानी स्तर के स्वास्थ्यकर्मी करते हैं, वो भी अभाव पाया गया। उनका भी मतलब अभाव में ही मौत कहा जाना चाहिए, क्योंकि टीबी ऐसा बीमारी है कि अगर उसका दवाई खाएं और पूरा आहार जो निर्धारित है वो मिले तो उसका तबीयत ठीक हो जाता है। इस तरह से जो 5 लोगों का जो मौत हुआ है, छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन ऊपर से तो निर्देशित कर रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं, लेकिन जो मैदानी स्तर पे और जो विभाग के जो अधिकारी हैं, उनका लापरवाही देखा जा रहा है। उदय जी, सरकार आदिवासी इलाकों में सिकल सेल जैसी बीमारियों से निपटने के लिए खास अभियान चला रही है। वहीं पंडो समुदाय में खून की कमी से मौतें हो रही हैं। क्या वहां घर घर जांच नहीं हो रही है? अभी छत्तीसगढ़ शासन, अभी नई सरकार आई है। फरवरी में एक छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए एक योजना निकाली है, मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम योजना। इसमें 11 बिंदुओं पर काम होना है। उसके परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर बलरामपुर 12 मार्च 2024 को एक अ, सभी विभागों के लिए एक लेटर जारी किया है, जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर के जन जागरूकता और सामाजिक सुरक्षा, जाति प्रमाण पत्र और कोई दस्तावेज नहीं है, आवश्यक दस्तावेज का, खाद्य पदार्थ जो हो गया, राशन वगैरह, ये अलग से डाटा, मतलब 11 बिंदुओं पर ऐसे आवश्यक चीजों का है। और सबसे पहले उसमें कहा गया था कि सबसे पहले पंडो जनजातियों का समस्या का सर्वे किया जाए, समस्या एकत्रित करके उसको निवारण करना था।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी जिला बलरामपुर के कई गांवों में, कई ब्लॉकों गांव में विभाग द्वारा सर्वे भी नहीं किया गया है, जबकि हम लोग ध्यानाकर्षण मौखिक रूप से कराते रहे, फिर भी नहीं सुना गया। और अभी जनवरी से लेकर अभी सितंबर हो गई, अभी जिला बलरामपुर में स्वास्थ्य शिविर या स्वास्थ्य परीक्षण एक बार भी नहीं हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों का पालन सरगुजा जिला हो गया, सूरजपुर जिला हुआ, जगह जगहों पे पंडो विशेष कृषि जनजातियों का शिविर आयोजित हो रहे हैं। वहां पे मौतें हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन सबका लापरवाही नहीं देखा जा रहा, उनका प्रयास लगा है, क्योंकि हमारा समाज अनभिज्ञ है। कई बीमारियों का इन्फेक्शन, कई अनभिज्ञता के कारण मौत होते रहती है या कोई कष्ट आते रहते हैं, लेकिन सबका प्रयास है। लेकिन यहाँ पे जो 5 मौतें हुई है, इसमें बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग का कहना चाहिए, क्योंकि मौतें हो रही है, मौत ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। वैसे तो हर विभागों में हमारा उपेक्षाएं हुई हैं, लेकिन उससे हमको इतना नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये मौत जो हो रहा है, इससे हम लोग चिंतित हैं। और अभी जो अभाव के कारण अभी जननी सुरक्षा योजना है छत्तीसगढ़ में, इसके लिए जैसे ही पता चलता है कि कोई महिला गर्भवती है, उनके लिए वहीं से योजना निःशुल्क रूप से चालू हो जाती है, या किसी भी जाति धर्म के हो। टीकाकरण फ्री, पोषक पोषण आहार, कैल्शियम का टैबलेट, आयरन, फोलिक एसिड और निःशुल्क जांच। अगर वो 9 महीना कंप्लीट होती है, उनका प्रसव का समय आ गया, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 102। घर से अस्पताल ले जाना, अस्पताल में जब उनका हो गया क्लियर, वहां से घर पहुंचाने का है नियम, और प्रोत्साहन राशि भी। इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद अभी हमारे पंडो जनजाति के जच्चा बच्चा के साथ मृत्यु होना बहुत दुखदायी है। और ऊपर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का 11 सूत्रीय कार्यक्रम है, वो अलग से व्यवस्था है। तो इससे हम बहुत आहत हैं हम लोग, कि हमें अनभिज्ञ समझकर हमारे समाज को केवल हमारा जो अधिकार दिए गए हैं, उससे केवल कागजों में रखा जा रहा है। तो इसके लिए मैंने ये घटना घटने के बाद आयुक्त महोदय, कमिश्नर साहब जो सरगुजा के हैं, और जेडी साहब स्वास्थ्य विभाग, कलेक्टर बलरामपुर, सीएमएचओ, कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास को लिखित मार्गदर्शन दिया है कि जितने भी अव्यवस्थाएं हैं उसे देख करके उनको सुधारा जाए, और इनके इलाज में, खान पान में और भी कई चीजें हैं, जन जागरूकता है, वो जो माननीय कलेक्टर साहब का जो आदेश है उसको परिपालन करें, और हमारे जनजातियों जो बिल्कुल परेशान है उनके सहयोग करें। छत्तीसगढ़ के बाद आदिवासी इलाकों के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने वाली एक खबर ओडिशा से। ओडिशा के ओरछा विकास खंड के आदिवासी बहुल गांव बिरुलैर से भी एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां खराब सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के चलते एक महिला की जान संकट में पड़ गई। यहां बांस से बने घर में काम कर रही महिला के पेट में बल्ली गड़ने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव में पक्की सड़क और परिवहन की व्यवस्था न होने के कारण गांव वालों ने बांस से एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाया। इसके बाद उन्हें करीब 15 किलोमीटर तक महिला को कंधे पर उठाकर पैदल चलना पड़ा। गांव के पास कोई स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण मरीज को अस्पताल ले जाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। जब आदिवासी परिवार और ग्रामीणों ने किसी तरह महिला को सड़क तक पहुंचाया, तब एक एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजा गया। समय पर इलाज मिलने से महिला की जान बच गई, लेकिन इस घटना ने आदिवासी क्षेत्रों में बेकार रोड कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को एक बार फिर उजागर कर दिया। और अब त्रिपुरा से 2 जरूरी खबरें। गुरुवार को त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों का प्रतिनिधित्व करने वाली टिप्रामोथा ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बांग्लादेश सीमा के करीब हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व टिप्रामोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य ने किया। इस प्रदर्शन के जरिए बांग्लादेश में जनजातीय समुदायों के लोगों पर हुए हमलों पर नाराजगी प्रकट की गई। ये जो अटैक्स हो रहा है हमारे माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदू बंगाली हो, कुमिल्ला में हो, नुआखाली में हो, ब्राह्मण बाड़ी में हो, खागड़ाछड़ी में हो, चिटगांव में हो, क्या प्रूफ करना चाहता है? क्या प्रूफ करना चाहता है? उनको सिर्फ हमारा संपत्ति चाहिए। आज उनको लगता है कि जो उन्होंने 1946 में नुआखाली में किया,
जो 1956 में किया, जो 1965 में किया, जो 1971, 81, 91 तब में किया, 71 में, आज वो लोग वही चीज वापस करना चाहते हैं। मैं इंडिया के गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, कब तक बर्दाश्त करोगे, कब तक बर्दाश्त करोगे? आज अगर हम लोग सब एक होकर, नो हिंदू बंगाली, नो तिपरासा, नो चाकमा, नो मग, नो मुस्लिम, नो क्रिश्चियन, एज इंडियंस, अगर हम लोग सब एक होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं एक्सपोज करो बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश भी लाइन में आएगा। अब बात त्रिपुरा में शांति के लिए किए गए प्रयास की। त्रिपुरा में शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के 500 से अधिक उग्रवादियों ने मंगलवार को राज्य सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार के साथ हुए शांति समझौते का परिणाम है, जिसमें उग्रवादियों ने हिंसा छोड़ने का वादा किया था। इस शांति समझौते के तहत केंद्र सरकार ने 250 करोड़ रुपए का पुनर्वास पैकेज मंजूर किया। प्रत्येक आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को 4 लाख रुपए देने और 6,000 रुपए प्रति माह के साथ साथ रोजगार के अवसर देने की भी बात कही गई है। सिपाही जाला जिले के जम्पुई जाला में त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की 7वीं बटालियन के मुख्यालय में हुए समारोह में उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री माणिक साहा के सामने अपने हथियार डाल दिए। बड़ी मात्रा में हथियार जमा किए गए। हालांकि अधिकारियों ने अभी इसका विस्तृत विवरण नहीं किया है और इसके बारे में बाद में जानकारी देने की बात कही है। NLFT के अध्यक्ष विश्व मोहन देव वर्मा ने इस कदम को शांति की दिशा में महत्वपूर्ण बताया और इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया। So first of all, I would like to thank the government of India as we today celebrating homecoming ceremony is followed by our accord on 4th September 2024. So I like to thank first of all government of India, especially the Home Ministry Amit ji and team, especially Home Ministry team and here Agartala team and Shillong Guwahati, everyone of their team. I would like to thanks to them first of all, and the state agency, everyone, and the BSF and other agencies, Tripura Police, TSR, everyone. So as we are very happy. We are very happy as we celebrate here today, and we join already. And let's see, what to say now. In front of our work is more work is there. Since we are coming back home, there is we have program. Lots of program is there. We will go ahead with this all those program. आज के लिए बस इतना ही। आदिवासी भारत से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मैं भी भारत।